Okay, what is an equipotential surface? Draw the equipotential surface for a single charge, single point charge, plus charge Q and minus charge Q मतलब for the dipole, 2 plus Q charges at a few distance and uniform electric field. So if the electric potential along every point of an imaginary surface in the electric field is same, then that surface is known as which surface? Equipotential surface. Equi मतलब same. Every point on that surface, जो हमने surface imagine किया है, उस surface के every point पे electric field का magnitude क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए, equal होना चाहिए. तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? Equipotential surface. Okay? Okay, let's start for the point charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं फील्ड बोल दिया, ओके सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तब हम उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द सिंगल चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, फॉर्मूला पढ़ा था ना, ऐसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफी बार पूछा था फॉर्मूला. तो V इक्वल्स टू के क्यू अपन आर. अगर आपने कोई चार्ज क्यू फिक्स कर दिया है, आपके पास के कांस्टेंट है, तो दैट पोटेंशियल इज डिपेंड्स ओनली व्हाट, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर. अगर आप आर भी फिक्स कर देते हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम. ओके, तो मानो कि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज Q, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और उसके जैसे जितने भी r डिस्टेंस पे आते हो वो सारे पॉइंट्स सर्कल के पॉइंट्स हो गए, है या ना? 2 डायमेंशनल में सर्कल और 3 डायमेंशनल में, तो उस स्फीयर की सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा. और इसीलिए उस स्फीयरिकल सरफेस को हम मानेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो दिस शोज दैट V is constant if R is constant and hence the surface passing through the points having the same, फिर यहाँ पे डिस्टेंस मतलब स्पेस आना चाहिए सेम R. Okay, the surface passing through the points having the same R. R is the distance. Okay, obtained as a spherical and its radius is R, and the Q is the electric charge on the center of that sphere as shown in the figure. तो ये सारे जो ब्लू कलर के सरफेसेस बताए स्फीयरिकल सरफेसेस, अभी सर्कल दिख रहे हैं क्योंकि 2 डायमेंशनल में हमने ड्रॉ किया है, बट मानना उसको आपको स्फीयर है 3 डायमेंशंस. ओके, तो ये सारे जो स्फीयर्स है वो सारे स्फीयर पे हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, और दैट्स व्हाई ऑल आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. आया समझ में? ओके, मोर देन वन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी ड्रॉन फॉर अ डिफरेंट रेडियस. वैसे अभी हमने यहाँ पे किया भी है, अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्लियरली द फील्ड लाइंस एट इक्विपोटेंशियल इज नॉर्मल टू द clearly the field lines at every point is normal to the equipotential surface which is passing through that point. है ना, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है. दिस इज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट याद रख लो. क्यों होता है वो हम लेटर ऑन एक लॉजिकल एग्जांपल से देखेंगे भी सही. ओके, अभी इतना समझ लो कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होता है? परपेंडिकुलरली या तो फिर नॉर्मली. ओके, electric field lines for a single charge Q are radial lines starting from or ending at the charge. Starting from for positive charge में से वहां से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं, या ending at the charge for which charge? नेगेटिव, जो इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज तक आते हैं, है या ना? that are depending on whether Q is मतलब starting और ending is depending on positive and negative type of the charge. We shown in the फिगर जो पॉजिटिव चार्ज पे हमने देखा था आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड डायरेक्शन. ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई गई है, बट हमें एक्चुअली में इस क्वेश्चन में डिस्कस करना था दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस. फिर हमें सेकंड सिस्टम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ड्रॉ करना था, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल एज शोन इन द फिगर. तो देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगेन ये पॉइंट चार्ज ही है और ये पॉइंट चार्ज ही है, तो इसके अराउंड क्या आएंगे? बड़े बड़े स्पीयर्स आएंगे, लेकिन बीच में कुछ पोर्शन खाली रह जाएगा. आया समझ में? क्यों खाली रह जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव और पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज, तो सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. एंड दैट्स वाई यहाँ पे कुछ बीच में कोई पोर्शन है जो खाली रह जाएगा. आया समझ में? आया ना? ओके. Equipotential surface for the two identical positive and negative charges are as below.
ओके वैसे आइडेंटिकल पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव भी ले सकते हो, वैसे अभी यहाँ पे दो पॉजिटिव बताए बट दो नेगेटिव भी हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। आया समझ में? तो यहाँ पे बीच में पोर्शन दिखेगा, क्यों? क्योंकि एडअप होगा ना, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इसका भी पॉजिटिव पोटेंशियल, तो क्या होगा, जस्ट एडअप, कैंसिल करेगा नहीं। वेरएज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव था तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, तो बीच में कोई पोर्शन नहीं मिलेगा, मतलब कोई स्पीयर नहीं मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। क्लियर हुआ? वैसे डायरेक्टली याद रखनी है। और दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, suppose that is along the which direction, x direction, then equipotential surface are the plane normal to the x axis and that is nothing but yz। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये जो प्लेन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, yz। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो प्लेन कौन से डायरेक्शन में होगा, xz। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो प्लेन कौन से डायरेक्शन में होगा, xy, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? So for uniform electric field, that surfaces are parallel plane surfaces, but for unit charge, positive charge, any point charge, they are the spherical। okay? और जब एक से ज्यादा चार्ज होते हैं तो spherical में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रक्शंस आता है, like this one। बट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। क्या होते हैं, प्लेन। गॉट इट ना, समझ में आया? ओके so the direction of electric field at a given is normal to the equipotential surface passing through that point। मैंने अभी बताया था, इस सेंटेंस को याद रखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पे फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, इस चीज को याद रखो। और आगे जाके लॉजिकली उसको प्रूव करेंगे, ऐसा ही कुछ सेंटेंस बोला था ना मैं, तो लेट इट प्रूव ही। हम इस क्वेश्चन में उसको प्रूव करते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेर नॉट नॉर्मल, लॉजिकली प्रूव करना है तो हमने पहले जो सही प्रूव करना है उसको गलत मान लिया। हमें प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर है। बट हमने मान लिया कि मानो कि ये नॉर्मल नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सो इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज द सरफेस। ओके द रियलिटी इज लाइक दिस वन। रियलिटी कुछ इस तरह से थे, ऐसे नॉर्मल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? बट मानो कि हम उल्टा समझ के जाते, लाइक दिस वन, इट इज नॉट नॉर्मल। आया समझ में? इट मेकिंग सम एंगल विद द प्लेन एंड दैट एंगल इज थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन इट हैज अ टू कंपोनेंट, वन इज पैरेलल टू द सरफेस एंड अनदर इज नॉर्मल टू द सरफेस। दो कंपोनेंट आएंगे, एक पैरेलल और एक नॉर्मल। सपोज दिस इज द प्लेन और दिस इज एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो इट हैज अ टू कंपोनेंट, वन नॉर्मल एंड वन पैरेलल। आया समझ में? सो देयर इज अ नॉर्मल के बारे में तो कोई टेंशन नहीं है, सबसे पहले हमें इस पे डिस्कस करनी पड़ेगी कि इफ देयर इज अ पैरेलल कंपोनेंट ऑन द सरफेस या अलोंग द सरफेस, तो टू मूव पॉइंट चार्ज या टू मूव एनी चार्ज ऑन दैट सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वी हैव टू वर्क ऑन अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। अगर हमें उस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है, खास करके अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्ड याद रखते हैं, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अगर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है तो हमें उस पैरेलल कंपोनेंट जो अलोंग द सरफेस कंपोनेंट था उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। एंड एज यू नो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी पढ़ा था ना। तो अगर आपको वर्क डन करना पड़ रहा है दैट मीन्स कि डेल्टा वी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट द डेफिनेशन ऑफ दैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट मीन्स पोटेंशियल सेम एट एवरीवेयर एंड दैट्स व्हाई डेल्टा वी इज जीरो। तो हमें लॉजिकली मिल रहा है डब्ल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है ऐसा मिल रहा है, बट द डेफिनेशन ऑफ प्लेन हमें क्या बता रहा है, इट शुड बी जीरो। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई हमने जो एजम्पशंस लिया है वो क्या होगा, रॉन्ग। ओके जो मैंने आपको वर्बली समझाया ना वो अंदर से पढ़ लेते हैं, समझ लो। टू मूव यूनिट टेस्ट, ओके यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, वर्क वुड हैव टू बी डन, बट दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शंस या दिस इज ऑपोजिट टू, इन कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब ऑपोजिट टू द डेफिनेशन ऑफ विच सरफेस, equipotential surface, because
the potential difference between any 2 points on this surface should be 0 is the 0, and so work done W equals to Q into delta V, and delta V equals to 0, so work done should be according to the definition of equipotential surface. And the work done in the electric field, okay, this is the thing, याद क्लियर होगा? ओके, एक लॉजिकल वे था उसको एक्सप्लेन करने का. दूसरा मैथमेटिकल वे है, वो मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे कि वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विद द डिस्प्लेसमेंट dl वेक्टर, W इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तो दैट विल बी ए dl cos थीटा. हमें इतना पता है कि यहाँ पे कोई वर्क डन हमें करना पड़ेगा नहीं, तो दैट वर्क डन शुड बी, दैट मीन्स ए dl cos थीटा शुड बी 0. मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 3 इज 0. सपोज E does not equals to 0, dl does not equals to 0, then what is the 0? तो cos थीटा शुड बी 0, तभी तो वर्क डन क्या आएगा 0. कोई एक तो 0 होना चाहिए ना. हमने डिस्प्लेसमेंट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. हाँ वो नॉर्मल है लेकिन पता नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई तो मैग्नीट्यूड होगा ना. तो E इज नॉट 0, dl इज नॉट 0, बट फिर भी वर्क डन तो क्या है 0, क्योंकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं. तो डेल्टा V इज 0 एंड हेंस वर्क डन इज 0. इसका मतलब कि cos थीटा 0 होना चाहिए, और cos थीटा 0, तो थीटा कब क्या होना चाहिए π/2. When the cos theta is 0, when theta equals to, and it proves that angle between E and dl is π/2, or dl is the displacement along the surface. आया ना? And that's why E is perpendicular to the surface, and hence electric field E vector is normal to the equipotential surface at that point. दो तरीके से हमने प्रूव किया, एक लॉजिकली तीनों सेंटेंस से, दूसरा हमने मैथमेटिकली ले लिया. उसमें हमने इनिशियल ही वर्क डन 0 मान लिया, उसके हिसाब से मैथमेटिकल स्टेप से हिसाब से थीटा कितना निकल के आ गया π/2. क्लियर हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस में ध्यान देना. इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, explain the characteristics of electric field, explain the characteristics of equipotential surface. तीनों के आंसर अलग अलग हैं. अब पूछा है कौन सा है और कौन सा आंसर लिखना है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर याद रखना है. ऐसा नहीं कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी और दो उसकी मर्ज हो जाए, पक्का ध्यान रख के अच्छे से लिखना है. ओके, चलो पढ़ने वाले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते हैं. मैं बता दे रहा हूं, मार्क देने वाले जो आपके पेपर चेकर्स होते हैं वो 10 तक होते हैं, इसलिए 10th में सबका रिजल्ट अच्छा ही लगता है, चाहे कम भी आए तो भी. गांव में तो बता ही सकते हैं कि रिजल्ट आ गया 10th का, 75 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 85, 90, ओके, वो बता ही सकते हैं, लेकिन 12th का नहीं बता सकते, सबको नहीं बता सकते. हम बता सकते हैं जब अच्छा हो तब. तो मैंने बोला देखो ये मोनोपोली में चेंज आ जाता है, एज वेल एज जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे आपके टीचर्स के मोनोपोली चेंज होते जाएंगे. आगे जाके तो प्रोफेसर्स आएंगे, तो ऑफिसर तो अलग लेवल का ही मांगेंगे, आया समझ में. और आप वहां पे यूज्ड टू भी हो जाओगे, कोई बंदा रुका नहीं रहता है, एटलीस्ट जो आया है वो आगे तो जाने वाला ही है, बट हम अच्छे से जाएंगे. तो मैंने ऐसा बोला है 12th में ये ध्यान रखना है कि मार्क्स कहाँ ना कटे, क्योंकि पहला ही बेसिक व्यू होता है एग्जामिनर पेपर चेकर का, मार्क्स कहाँ काटू. ओके, तो हमें वो ध्यान देना, क्योंकि लिखेंगे सब. हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो लिखते ही नहीं है, वो तो उनकी बेवकूफ़ी है. कुछ भी तो लिखना तो चाहिए ना, एटलीस्ट वो 33 में से 30 तक आ गया तो 3 मार्क्स उसको मिल सकते हैं ग्रेसिंग, और पास हो सकता है, साल ना बिगड़े उसका. आया समझ में? तो लिखना तो परफेक्ट ही है, सब लिखना है, ना आए तो भी लिखना है उसके रिगार्डिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन सही होते, अच्छे से लिखे हुए होते, 6 क्वेश्चन हमें नहीं आता था, 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, हमने लिखा इधर उधर से, तो भी उसके फुल मार्क्स मिल सकते, क्योंकि 5 में आपने कॉन्फिडेंट बिल्ड कर लिया था पेपर चेकर का, और उस 6 में उसका ध्यान नहीं गया. इसीलिए नहीं बोलते कि पहले वो सेक्शंस लिखना चाहिए जो आता है. आया समझ में? हाँ, बट उसमें सेक्शन लिखो, ABC को सफल करो, फिर उसमें है ना क्वेश्चन नंबर को मत सफल करो, और करो तो भी थोड़ा लिमिट में. बहुत ज्यादा सफल करेंगे ना तो वो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन का मार्क्स काटेगा. आया समझ में? सेक्शन C जो है वो 18, 19, 20 ऐसा क्वेश्चन है,
3 क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं हो, वैसे आप बड़े स्टैंडर्ड में तो 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं तो दिक्कत नहीं है, बट जब 10 क्वेश्चन होते हैं और उसमें सीक्वेंस सफल कर देते हैं ना, तब वो कंफ्यूज हो जाता है पेपर चेकर। तो मेरा तो एक ही एडवाइस है, सेक्शंस को सफल करो, और खास करके पेपर लिखने की बात बता रहा हूं, आज याद आ गया है तो मैं बता देता हूं कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे सबसे पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? अगर उसका अच्छे राइट, देखो जैसे 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 हम पेपर लिखते जाएंगे ना, वैसे हमारी राइटिंग खराब होती जाएगी। लास्ट में तो बिल्कुल, अगर आपको सब आता है तो टाइम कम पड़ेगा, 12 का पेपर लिखने में तो बिल्कुल टाइम कम रहेगा। आप मेरे थ्रू प्रैक्टिस किए हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप लिख पाओगे। बाकी जो डायरेक्टली लिखने जाते हैं ना, उनका कभी नहीं पूरा होता है, खत्म ही नहीं होता है। और लास्ट में जल्दी जल्दी में, गड़बड़ी में राइटिंग क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो लास्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम उनको ज्यादा चांस दे रहे हैं मार्क्स काटने के। खराब राइटिंग के भी वो 1 मार्क्स काट लेगा, बट अगर वही 4 मार्क्स को हमने आगे अच्छे से लिखा होगा और लास्ट में सिर्फ 2 मार्क्स का लिखा होगा, तो उसमें तो सिर्फ पॉइंट चेक करने होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा आधा मार्क्स काट पाएगा। आया समझ में? बैड राइटिंग की वजह से सिर्फ कितना कट कर पाएगा आप, बल्कि अगर हमने उसको लास्ट में बड़े क्वेश्चंस में मार्क्स काटने के चांसेस दे दिए तो वहां पे खत्म हो जाएगा, और वो सिर्फ हमारी बैड रेटिंग की वजह से। और ये सबके पास, सबका होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं होता है। मैंने मेरी एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान रखा था, मैंने बोला बहुत कंट्रोल करता हूँ मेरे हाथ पे, बट लास्ट में आधे घंटे में 2 क्वेश्चन बाकी होते तो हाथ पे कंट्रोल भी नहीं होता है, फिर वो जाता है धबाधब, है ना। और फिर पेपर खत्म होता है एट अ टाइम, और फिर हमें फील होता है यार अच्छी राइटिंग तो आगे थी, पीछे तो खराब हो गई। क्लियर है? तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, बड़े के बाद छोटे क्वेश्चंस पे जाते हैं, ताकि लास्ट में अगर मार्क्स काटने के बैड राइटिंग की वजह से, लिटरेचर तो सब जगह पे पढ़ा जाएगा, तो अगर बैड राइटिंग की वजह से मार्क्स कटे तो सिर्फ कम कटे और हमें फायदा हो। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी नंबर 1। और यही तरीके से आप प्रिपरेशन करना, जब भी आगे के टेस्ट दो और आगे टेस्ट देते देते आप प्रिपरेशन करने वाले हो। आया समझ में? अप्लाई करना, या तो फिर 2 पेपर अपने हिसाब से ऐसे रखना कि एक में 2 से 4 तक जाने का और एक में 4 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन तक जाने का, और फिर दोनों को कंपेयर करना और फिर लेके आना अपने माइंड में कंक्लूजन। मैंने तो बता ही दिया, वैसे आपको समझ में आ भी गया, बट फिर भी आप पे है सब कुछ। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इसलिए इस पे फोकस करवाया क्योंकि मैंने ये देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा हो, इक्विपोटेंशियल पूछा हो, तो बच्चे मर्ज कर देते हैं, तो मर्ज होना चाहिए नहीं। चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो दैट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव यूजुअली पिक्चर्स इन एडिशन टू द पिक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंडिंग द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, व्हाट इज दैट? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही हमें काम करना है, बट फिर भी हमने चैप्टर 2 में वही चार्ज की, वही सिस्टम ऑफ चार्ज की एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। कौन सी? पोटेंशियल। और वो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से ही डिफाइन की, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वर्क डन, क्योंकि हमने क्यू से डिवाइड कर लिया था, दैट वर्क डन इज नॉन एज पोटेंशियल। आया ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे से आया ना पोटेंशियल, तो क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा नहीं था, वापस हम पोटेंशियल लेके आ गए, तो जरूरत पड़ी इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, और जब एक दूसरे का समेशन करना आए तो हेडेक, वेक्टर्स को ऐड करना डिफिकल्ट है ना। वेरएज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। एड अप करना हो तो फटाफट से ऐड हो जाती है, आया ना। बट फिर इस तरह से अगर हम एडअप करेंगे तो क्या हमने सिस्टम्स की पूरी इंफॉर्मेशन लॉस कर दी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 चीज देता था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, आया ना। तो पोटेंशियल में आके हम कैसे करेंगे डायरेक्शन को? तो इसीलिए हमने पोटेंशियल पे इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाले, और हमने बता दिया कि एवरी पॉइंट ऑन दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, अब तो डायरेक्शन में ही फंसे है ना, मैग्नीट्यूड तो पोटेंशियल दे ही रहा है, फंसे कहां है? डायरेक्शन में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस offers an alternative usual picture in addition to the picture of electric field lines around the charge configuration। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कैसे ड्रॉ किए थे, याद आ रहा है? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे किए थे, थोड़े स्टेप। हाँ, आउटवर्ड डायरेक्शन, बट हमने क्या किया था पता है? एरो ड्रॉ किए थे, हाँ या ना? पहले चैप्टर में किसी भी चार्ज के अराउंड एरो ड्रॉ किए थे। वो एरो क्या थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में एरो थे कि नहीं थे? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड से क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लाइकवाइज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऑल्टरनेटिव पिक्चर लेके आ गए। आया समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही थी। हम पोटेंशियल की हेल्प से इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके आए और वही इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मली क्या शो करने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई इट्स प्रोवाइड यूजुअल अल्टरनेट पिक्चर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द चार्ज कन्फिगरेशन। देखो, these surfaces are near in the which region? Strong electric field, and are far in a which region? Weak electric field. You can able to see over here. यहाँ पे आपको सरफेसेस एक जगह पे बहुत नजदीक नजदीक दिखेगी और एक जगह पे जाके बहुत दूर दिखेगी। यहाँ पे देखिए, है ना? तो इट शोज वीकर फील्ड रीजन। इट शोज विच रीजन? वीकर फील्ड, एंड इट शोज यहाँ पे स्ट्रॉन्गर। आया समझ में? आया ना? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी की मदद से हमें रिप्रेजेंट करते थे। जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पे डेंसिटी कम हो वहां पे वीक फील्ड। नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज ओवर द विच सरफेस। दूसरी उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप किसी चार्ज को मूव करवाओगे तो हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, देन वर्क डन इज ऑल्सो 0। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, आया था अभी बताया था मैंने, एंड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। जस्ट लाइक दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर मान लो कि दो पोटेंशियल सरफेस ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट पे इस ए वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मल ऐसे आएगा और इस वाली सरफेस पे नॉर्मल ऐसे आएगा। तो ये तो एक ही पॉइंट पे, जस्ट लाइक दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर देते, तो भी मैं वही बता रहा था कि एक ही पॉइंट पे दो फील्ड डायरेक्शन पॉसिबल। तो दो फील्ड लाइन जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे दो पोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। कुछ टॉपिक कॉमन, कुछ पॉइंट कॉमन हो गया, मतलब ए पॉइंट कॉमन हो गया। आया समझ में? आया ना? अब मानो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में से पोटेंशियल डिराइव्ड किया था, V इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आया ना? अब मानो कि आपको सिस्टम का पोटेंशियल पता चल गया है और कोई आपको उल्टा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आपको कोई रिलेशन तो पता होना चाहिए ना कि जिससे आप पोटेंशियल से कहा जा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने पोटेंशियल किस तरह से डिराइव्ड किया, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट, बट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई माइनस और इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P। याद आ रहा है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। सॉरी, Vp equals to minus infinity to P E vector dot dr vector. Got it now? Now, what it is mathematically suggest when you integrate E, electric field है उसका आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन, देन यू विल गेट V। तो अगर V में से वापस आपको क्या कहा जाना है E में, तो ऑपोजिट ऑपरेशन करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 इक्वल्स टू 5 - 3 इक्वल्स टू, आपने एक बार एडिशन किया तो उसका ऑपोजिट क्या कर लिया? सब्सट्रैक्शन। मैथमेटिक्स में रिलेशन है ही है, एडिशन का ऑपोजिट सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था, अब क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। आया समझ में? तो आप v का डिफरेंशिएशन करो, v का डिफरेंशिएशन d बाई डी, बट d किसके रिस्पेक्ट में? जैसे इंटीग्रेशन आपने किसके रिस्पेक्ट में किया था? r डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में किया था। वैसे आप मानो कि x एक्सिस में मूव कर रहे हो, तो उस x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल देता हूँ? x। तो देखो आ गया d बाई डी एक्स ऑफ v। ओके, इंटीग्रेशन करके आगे आपने क्या रखा था? तो यहाँ पे भी डेरिवेशन करके नेगेटिव रखो, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। आपने x के रिस्पेक्ट में किया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? x। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर था ना,
यस और नो? पोजीशन वेक्टर में तीनों कंपोनेंट्स आते हैं एक्स वाई, बट यहाँ पे तो वेक्टर नहीं था ना, v इज नॉट वेक्टर, तो आपको इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में x कंपोनेंट मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करने से y, z के रिस्पेक्ट में करने से z। वंस यू विल गेट ex ey ez, ex I कैरेट प्लस ey, ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, i कैरेट ey j कैरेट प्लस ez k कैरेट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट को मिला के वेक्टर बन जाता है 11 साइंस। गॉट इट? है ना? लॉजिकली समझ में आ गया? चलो भाई क्वेश्चन से परफॉर्म करके देखते हैं। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चलेगा। As shown in the figure, consider the two closely spaced equipotential surfaces, that is A and B, with the potential value V and V plus delta V, upside direction में नीचे का V और ऊपर का V plus delta V, where delta V is the change in the V, potential V में change हुआ in the direction of which one? इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। हमने प्लेन को नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में V में से V प्लस डेल्टा V हो गया, यानी कि कितना चेंज हुआ? डेल्टा V। आया समझ में? सो दिस टू आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A एंड B। लेट द पॉइंट P बी ऑन द सरफेस ऑफ B। ए पॉइंट P है जो कौन से सरफेस पे? B सरफेस पे है। आया समझ में? डेल्टा L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस A फ्रॉम P। ओके, ये जो डेल्टा L जो है वो दो सरफेसेस जो थे ना उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ए सरफेस को तो हमने ये बोला ही था, या ए सरफेस पे ही ए पॉइंट को लिया था, और बी सरफेस पे हमने कौन सा पॉइंट लिया था? पी। तो ए एंड पी के बीच का डिस्टेंस ही कितना है? डेल्टा एल। सपोज दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए से लेके बी की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम उसके अगेंस्ट में बी से लेके कहां तक? ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू वर्क डन। नाउ व्हाट इज द वर्क डन? Force into displacement. Got it ना? Yes or no? So मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? According to the formula QE, and displacement कितना करना है? डेल्टा एल। आया समझ में? Q मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1, that is E and delta L and cos थीटा between them। अब मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है वही उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो cos क्या आ जाएगा? 0। cos 0 बिकम 1, तो E इंटू डेल्टा एल बचेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर दैट इज E एंड डेल्टा एल। आया समझ में? नाउ व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। तो वर्क डन का मुझे एक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ 11th साइंस F इंटू डी से E इंटू डेल्टा एल मिला, पोटेंशियल ऑफ A, दिस इज द डेफिनेशन है ना, W इक्वल्स टू डेल्टा V फॉर यूनिट चार्ज। Q इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया है, W बाई Q इक्वल्स टू डेल्टा V होता है, लेकिन Q इक्वल्स टू हमने क्या लिया हुआ है? 1। ना VA कितना माना था हमने? V, और VB को कितना माना था? V प्लस डेल्टा V। तो चलो V माइनस V कैंसल एंड माइनस प्लस माइनस डेल्टा V, दिस डेल्टा L कम्स टू डिनोमिनेटर, डेल्टा V बाई डेल्टा L। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं उसका क्या ले लूंगा? मॉड्यूलस। आया समझ में? माइनस करके मॉड्यूलस या मॉड्यूलस के अंदर रख लूंगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। दिस इज फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आया ना? अगर मानो कि टोटल वोल्टेज डिफरेंस चाहिए होता तो मुझे टोटल लेंथ लेना पड़ता, बट अल्टीमेटली दिस E वेक्टर इक्वल्स टू यू हैव माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा L। व्हेन यू टेक दिस लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0, ओके, in this equation delta V by delta L, then it is converts into dV by dl minus dV by dl, and that will you give मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्यों मुझे मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा? क्योंकि राइट हैंड साइड क्वांटिटी स्केलर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? स्केलर। आया समझ में? इसलिए हर जगह पे मॉड्यूलस है ई वेक्टर का, देखा ना? अगर आपको ई वेक्टर इतना मॉड्यूलस में नहीं लिखना है तो सिर्फ क्या लिख सकते हो? ई लिख सकते हो। गॉट इट? तो आ गया डेरिवेशन वाला रिलेशन, V का विथ रिस्पेक्ट टू L डेरिवेशन करो, आपको क्या मिल जाएगा? ई वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, हमने देखा था ना कंप्लीटली कि बी से हम ए गए थे, तो वो प्लेन को कैसा डिस्टेंस था, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्टेंस था, या प्लेन को परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस को कौन सा डिस्टेंस था? परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने बताया था कि x कंपोनेंट चाहिए तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, y में y, बट दिस डेरिवेशन कन्वर्ट्स इनटू पार्शियल डेरिवेशन। ओके, अभी मैथमेटिक्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है,
जनरली क्या होता है, जनरली आपने ऐसा ही डेरिवेशन पढ़ा होगा, डी बाई dv by dx, आती ना, बट दिस v डिपेंड्स ऑन 3 कोऑर्डिनेट्स x y एंड z, तब हम पार्शियल डेरिवेशन करते हैं, डेल v बाय डेल x, d को ऐसे लिखते हैं, दिस कम्स टू पार्शियल डेरिवेशन। अनदर रूल्स उसके लिए फॉलो होते हैं जो 11-12 के डेरिवेशन में भी नहीं आएगा, इंजीनियरिंग के डेरिवेशंस में आएगा, जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करते हैं ना तब आता है, बट वी हैव टू स्किप इट और हियर। बाकी यहाँ पे डायरेक्टली एक्स कंपोनेंट में नहीं मिलता है। पार्शियल डेरिवेशन का एक रूल है, वो क्या बताता है कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हो ना, तब वाई एंड जेड कंपोनेंट अगर आपको इक्वेशन में मिले तो आपको उसको कांस्टेंट मान लेना है। क्या मान लेना है? कांस्टेंट। जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हो तो x एंड z को कांस्टेंट मानना है। आया समझ में? बस इतना थोड़ा बेसिक रूल अंदर ऐड हो जाता है, बट फिर भी हम इसको स्किप कर देते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ जो रेल लेटर में लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ? जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया था ना B2A, उसी डायरेक्शन में मेरा चार्ज मूव करने वाला था, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम, एंड दैट्स व्हाई 0। आया समझ में? आया ना? ओके क्योंकि और दूसरी बात देखे भी अल्टीमेटली, तो ये मैंने जो एक्सटर्नल वर्क डन किया था उसके थ्रू वर्क डन मैंने यहाँ पे लिखा है, और जब मैं पोटेंशियल का डिफरेंस लूंगा तो अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब तुम दूसरी तरह से सोचो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट जा रहा था, तो वर्क डन उस केस में नेगेटिव हो जाता है, बराबर। बट अभी तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना था, और वो भी कौन सा मैग्नीट्यूड लेना था? मैंने एक्सटर्नली कितना वर्क अप्लाई किया, एक्सटर्नली फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन किया। तो एक्सटर्नली फोर्स में नीचे लगाने वाला था B2A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में कौन गया? डिस्प्लेसमेंट। जब दोनों डायरेक्शन सेम रहते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो cos 0 क्या हो गया? 1। cos 0 क्या हो गया? 1। आया समझ में? Hence the negative value of the potential gradient. This is the potential gradient. अभी तो इन लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, बट अगर बाकायदा हम साइन के साथ ले तो -v/L आता। और ग्रेडियंट कब बोलते हैं? जब किसी भी क्वांटिटी को हम, आपको नहीं पढ़ा है ना अभी, थर्ड चैप्टर बाकी है, थर्ड चैप्टर में भी आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कब बोलते हैं? जब किस, इन शॉर्ट ग्रेडियंट कब बोलते हैं? जब किसी भी क्वांटिटी को हम लेंथ से डिवाइड करते हैं। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, ऐसा 11th में आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ। ओके, दो ग्रेडियंट है 11-12 के फिजिक्स के अंदर, एक टेम्परेचर, दूसरा पोटेंशियल। थर्ड चैप्टर में भी आने वाला है, वो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है, तो मैं वहां पे पूछूंगा क्वेश्चन, ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? आज तो मैंने समझा दिया। तो व्हाट इज ग्रेडियंट? एनी क्वांटिटी व्हेन डिवाइड बाय लेंथ, या एनी क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड पर यूनिट लेंथ, देन इट इज नोन एज ग्रेडियंट। जैसे कि यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई डेल्टा V by डेल्टा L इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड यूनिट ऑफ दैट इज वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। ओके, मैं तो जनरली वोल्ट पर मीटर लिखता हूँ, नेगेटिव पावर से अच्छा ही रहता है। नाउ व्हाट इज द MLT फॉर्मूला ऑफ वोल्ट? मैंने बोला था आगे जरूरत पड़ेगी, तो जब भी वोल्ट का MLT फॉर्मूला फाइंड करना हो, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, W by Q. What is that? M1 L2 T-2 for Q A1 T1, AB का हो गया, और पर मीटर मतलब कि इसको भी अभी मीटर से डिवाइड करना है, यानी कि L1। तो फाइनली क्या बना? M1 L1 T-3 A-1। बना कि नहीं बना? क्लियर ना? तो दिस इज द MLT फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द MLT फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है वो याद आना चाहिए। ओके, चलो वो याद भी आ गया, पोटेंशियल और लेंथ। तो पोटेंशियल का MLT फॉर्मूला क्या होता है वो याद आना चाहिए। पोटेंशियल का फाइंड करने के लिए V = IR नहीं चलेगा, नहीं तो R कहाँ से लाओगे? बल्कि R का फाइंड करने के लिए V = IR चलता है, तो V का एक ही W by Q। क्लियर हुआ अर्थिंग? क्या कंफ्यूजन? L3 कैसे 1 ऊपर चला जाएगा तो -1। वोल्ट पर मीटर था ना, इसलिए मैंने L1 को नीचे लिखा। आया समझ में? ओके, फ्रॉम दिस देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आर एस below. Number 1, electric field is in the direction of potential decrease steepest. Okay,
ये ऐसा बता रहा है, नेगेटिव की वजह से हमें क्या पता चल रहा है, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा है। ओके, अगर इसको माइनस लू तभी E का वैल्यू क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि आगे फॉर्मूला में ऑलरेडी क्या है, माइनस। तो डेल्टा वी माइनस कब होता है, जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम हो और इनिशियल ज्यादा हो तभी डिक्रीज आएगा ना डेल्टा वी, यस और नो। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स कि E को पॉजिटिव बनाने के लिए डेल्टा वी को क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव। मतलब कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन है, आया समझ में। और जिस डायरेक्शन में स्टीपेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीपेस्ट मतलब जल्दी से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, उस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन। जनरली हम इतना लॉजिक तो नहीं अप्लाई करते, हम ऐसा ही अप्लाई कर लेते हैं कि पोटेंशियल सरफेस को नॉर्मल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट थ्रू दिस फॉर्मूला अगर गाइड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन द विच पोटेंशियल डिक्रीज द स्टीपेस्ट, आया समझ में। क्योंकि हमें पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वी हैव टू कंक्लूड अबाउट टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का स्टेप समझ में आ गया। नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर, हमने देखा कि E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dl है, तो ये डी माइनस का तो हमने जिक्र कर लिया कहाँ पे, डायरेक्शन के लिए, बराबर। अब dV बाई dl पर यूनिट लेंथ जितना वोल्टेज डिक्रीज होगा उसी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलने वाले हैं, E, एंड दैट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एट दैट पॉइंट। ये लेंथ तो लेनी है, लेकिन वो लेंथ कौन सी लेनी है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। हमने ए एंड बी के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस लिया था डेल्टा एल, आया ना। इधर इधर कोई जैसे कि ए और बी हो तो ऐसी लेंथ नहीं लेनी है, एकदम नॉर्मल लेंथ लेनी है। तो पर नॉर्मल यूनिट डिस्टेंस पे जितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ई। और जिस डायरेक्शन में स्टीपेस्ट डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, आया ना। ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल की सारी बात खत्म हो गई। वापस हम पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे वापस। और पोटेंशियल एनर्जी पे जाते हैं तो वर्क डन तो आता ही है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एनी चार्ज आ जाता है। तो चार्ज क्यू दिखने मिलेगा। जब पोटेंशियल पे रहते हैं तो पर यूनिट चार्ज आता है, तो क्यू इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। बात क्लियर हुई। अब हम पोटेंशियल एनर्जी पे वापस जाएंगे और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का ट्राई करेंगे। कौन सी एनर्जी, सिस्टम। So derive the formula for the electric potential energy of the system of two charges. Consider there are two charges Q1 and Q2. जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के दो कॉर्नर को सोच लो। जो आपको सामने की वॉल दिख रहे हैं ना, वो सामने की वॉल के अपर दो कॉर्नर देख लो। उस कॉर्नर पे Q1 एंड Q2 पड़ा हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल थिंक करना है आपको, बराबर। तो हमें पता लगाना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। वो सिस्टम ऑफ चार्ज, जो दो चार्ज हमने रखे हैं Q1 Q2, उसके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी कितनी जनरेट होगी। तो फॉर फाइंडिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले वो दो चार्जेस जो ऊपर आपने थिंक किए थे उनको इन्फिनिटी रखा हो। ओके, मतलब खाली हो गया, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इमेजिनेशन करना है। फिर आप खुद जाओगे इन्फिनिटी से चार्ज Q1 लाके एक कॉर्नर पे रख दोगे, सपोज आपके राइट के कॉर्नर पे रख दिया। फिर आप जाओगे वापस, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। फिर आप वापस जाओगे इन्फिनिटी, Q2 चार्ज लेके आओगे। उस Q2 को उस पॉइंट पे दूसरे लेफ्ट कॉर्नर पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था कि वॉट एवर वर्क डन वी डू अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये दो वर्क डन फाइंड करो, दोनों का क्या करो, समेशन करो। और जब दोनों का समेशन करेंगे, जब हमें दोनों का समेशन फाइंड कर लेंगे तो यू विल गेट द टोटल वर्क डन। एंड व्हेन यू विल गेट द टोटल वर्क डन, that total work done is nothing but potential energy। वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो, आया ना। जो आपने लॉजिकली सोचा ना वही आपको थ्योरी में रिप्रेजेंट करना है। तो कंसीडर द Q1 and Q2 initially at which distance, infinity। Suppose the first charge Q1 brought it from the infinity to point distance R1। We conclude in the earlier sections that to bring any charge from infinity to that point P, work done against the electric field with the constant speed is known as potential energy of that charge, है ना। इसलिए हम इन्फिनिटी पे रख के आए। बट जब हमने स्टार्ट किया था तब हम R2P बात कर रहे थे। और जब पॉइंट पे एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करने की आई तो हमने उसको इन्फिनिटी पे रखा था। हमने कांस्टेंट अल्फा ऐड भी किया था, लेकिन चेंज में वो निकल जा रहा था। इसलिए हमने ये भी बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है। तो वो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो इन्फिनिटी। और रेफरेंस इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हम लॉजिकली पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते हैं, 0। आया समझ में? ओके, तो इसीलिए इन्फिनिटी वर्ड आ रहा है। देयर इज अ नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट द वर्क नीड्स टू बी डन। अभी हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में और कोई चार्ज नहीं था। इस रूम के दो कॉर्नर पे हमने चार्जेस को एक्सप्लेन एज्यूम किया था। तो जब हमने Q1 Q2 दोनों को इन्फिनिटी रख दिया तो रूम में कोई चार्ज है? नो। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो आपको वर्क डन करना ही क्यों है? क्योंकि वर्क डन तो हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना है ना। तो जब पहला चार्ज लेके आते हैं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। आया समझ में? So there is a no external field against which work need to be done, and so work done in the bringing the charge Q1 from infinite to distance R1 is nothing but 0. W1 equals to 0. कोई भी एक सिस्टम बता दो, Q1 Q2 चार्जेस है, ओरिजिन से R1 डिस्टेंस, Q2 R2 डिस्टेंस पे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 जो भी हमें चाहिएगा वो कितना है, R12 वेक्टर। वो तो आपको पता है 1 से 2 बताता है कौन सा वेक्टर, R12 वेक्टर। नाउ अब होगा क्या, ये जो Q1 चार्ज है ना, जब हमने उसको एक लेफ्ट कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे रख दिया, ऐसा मैंने अभी आपको बताया था, तो जैसे आपने उसको राइट कॉर्नर पे रख दिया, इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल अराउंड इट। ओके, तो वो अराउंड रीजन में फील्ड जनरेट करेगा, और फील्ड की जनरेशन से क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल। हम फील्ड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वापस आपको इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ई आर करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम पोटेंशियल डिफाइन कर देते, क्योंकि पोटेंशियल में इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, ऑलरेडी आ गया, और दूसरा कि वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं आएगा। तो हमने बोला कि किसी एक पॉइंट पे Q1 पोटेंशियल जनरेट करेगा इन द स्पेस एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू KQ अपन R। तो KQ1 अपन P छोटा आएगा, P इज द पॉइंट एंड R1P इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड P। R1P इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम द लोकेशन ऑफ Q1। बट हमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग विच चार्ज, Q2। तो Q2 को हमें R2 वाले पोजीशन पे लाना है। तो हमें वो देखना है कि 1 से लेके R2 वाले पोजीशन पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द चार्ज Q2, एज यू नो दैट V इक्वल्स टू W बाय, तो W इक्वल्स टू Q इनटू V, है ना। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट एट अ डिस्टेंस R2, distance R2 in the electric field of the Q1, that is nothing but work done 2 equals to, according to this formula, Q2 into V1 is the potential of 1, जो ऑलरेडी हम पहले लेके आ चुके थे चार्ज। क्योंकि पहला चार्ज जब लाए तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब दूसरे को ब्रिंग करके लेके आ रहे हैं तो पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले का। आया समझ में? तो पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 दैट इज V1, जो कहां पे लेना है अभी हमें, 2 वाले पॉइंट पे। तो वो 2 वाले पॉइंट पे अगर P पॉइंट पे R1P होता है तो 2 वाले पॉइंट पे क्या होगा, R12 होगा। तो दिख रहा है KQ1 अपन R12, और Q2 से हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं। तो ये जो आपने मल्टीप्लीकेशन के थ्रू लिया वो आपका क्या हो गया, वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन। बोलो कोई डाउट? Okay, this electrostatic force is conservative force. Electrostatic force is conservative force, या electric field is conservative field, दोनों वर्ड चलेगा, क्योंकि force conservative है तो field भी conservative। This works get stored into the which form, potential energy of system, and that's why potential energy of the system of charge Q1 and Q2, U equals to work done of summation of 2 work done। But पहला work done तो itself क्या था, तो what is the final answer, K Q1 Q2 अपन R12। आया समझ में? आया ना? Now if Q2 was brought first on the location, आपने पहले राइट साइड पे चार्ज लेके आए थे, जब मैंने आपको इमेजिन करने को बोला था, थिंक करने को बोला था, फिर आप लेफ्ट साइड लेके आए। आप पहले लेफ्ट साइड लेके आते फिर राइट साइड लेके आते, तो पहले लेफ्ट साइड लेके आते, मानो कि मैंने पहले Q2 को ले आया तो उसके लिए वर्क डन उसको W2 ही बोल देता हूँ, वो कितना हो जाता, फिर उसके थ्रू जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो KQ2 अपन R12 होता, और मैं फिर Q1 को लेते आता तो Q1 into V, दैट विल यू गिव वर्क डन ऑफ 1। तो आ गया K Q1 Q2 अपन R12। फिर आप दोनों को समेशन करते आपको आंसर तो यही मिलता ना। तो आप चाहे कोई भी चार्ज को पहले लेके आओ, वो उस पर डिपेंडेबल नहीं है। ओके, सो जनरली पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन इज अनऑल्टर्ड वेदर
sorry, whether way the charges are brought to the specific location because the path independent of the work for which force electrostatic force. आगे हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो भी वर्क डन हम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है या पोटेंशियल होता है, एंड दैट इज स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन. ओके, एंड दैट्स व्हाई आप किसी को भी आगे पीछे लेके आओगे चलेगा. बोलो कोई डाउट नहीं है ना? अब ये गलती से यहाँ पे आ गया, जस्ट स्किप इट, क्योंकि 3-4 तो हमने लिए नहीं थे ना, Q1 Q2 ही लिया था. सो दिस इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 हमने लिया था, दैट इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ Q1 Q2. इफ बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. बट इफ वन पॉजिटिव एंड अनदर इज, देन इट बिकम negative. So both is same type, then potential energy will be positive, greater than 0. Okay, and if both is different type, then potential energy is negative, मतलब less than 0. बात समझ में आया ना? जो अपने थ्योरी 2 के लिए पढ़ा उसको अब 3 के लिए एक्सटेंड करना है. मतलब सामने की वॉल में 2 कॉर्नर पे तो आपके चार्जेस थे ही थे, अब एक सेंटर में भी है, ऐसा समझ लो. तो 3 चार्जेस हो गए. वापस सेम टू सेम स्टेप. अब 3 चार्जेस है तो पहले कहां पे रख के आओगे? इन्फिनिटी. कहां रख के आओगे? इन्फिनिटी. फिर आप इन्फिनिटी से पहला चार्ज Q1 लाओगे आपके राइट साइड पे, वो पॉइंट पे, कॉर्नर पे. फिर आप दूसरा लाओगे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, एंड फिर आप थर्ड लाओगे सेंटर में. तो W1 प्लस W2 प्लस W3, टोटल वर्क डन इज योर पोटेंशियल एनर्जी. ओरली पहले कंक्लूड करते हैं इसको, फटाफट खत्म करते हैं. ओरली आ गया तो आप लिख पाओगे. जब आप पहला चार्ज Q1 राइट हैंड साइड पे लाओगे आपके, तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नो. क्यों? क्योंकि देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड. सो W1 इक्वल्स टू, जब आप सेकंड चार्ज Q2 को लेके आओगे तो पहले की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको Q2 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड पॉइंट पे ही. आया समझ में? तो दैट इज W2 एंड दैट इज नथिंग बट K Q1 Q2 अपन R12. जो अभी किया था वही, 2-4 तक का तो थ्योरी हमने कर दिया है ना. अब हमें थर्ड को लाना है सेंटर पे. बट थर्ड को सेंटर पे लाते उससे पहले सिस्टम में कितने चार्जेस पड़े हुए? 2, Q1 एंड Q2. तो Q1 जो है वो Q3 पे क्या जनरेट करेगा? पोटेंशियल. Q2 भी करेगा. तो 1 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस अगर R13, तो K Q1 अपन R13 इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q1. और Q2 भी करेगा Q3 पे, तो Q2 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस है R23, तो K Q2 अपन R23, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q2. ये दोनों पोटेंशियल का समेशन, दैट इज टोटल पोटेंशियल ऑन Q3 प्लेस ऑफ Q3. तो ये दोनों का समेशन, और फिर हम Q3 लेके आएंगे, वो Q3 से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो K Q1 Q3 अपन R13 प्लस K Q2 Q3 अपन R23. 1-3 एंड 2-3 का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये दोनों का पेयर बन के आपका टोटल वर्क डन होगा. एंड लास्ट में कुल मिला के जब वर्क डन करेंगे तो W1 तो 0 था, W2 में 1 पेयर मिला था, और W3 में 2 पेयर मिले थे. तीनों पेयर आ जाएंगे. और इन शॉर्ट ये सिंपली अगर याद करवाओ तो पेयर कौन कौन से आएंगे? तो 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, और 2 की 3 के साथ. पीछे नहीं आना है, क्योंकि आप 2 1 बोलो वो 1 2 में आ गया. समझ में आया? तो 1 2 3 अगर 4 चार्जेस है तो कितनी पेयर बनेगी? 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, सॉरी 1 की 3 के साथ, 1 की, तो ऐसा आएगा K Q1 Q2 अपन R12, K Q1 Q3 अपन R2, सॉरी R13, माय मिस्टेक, सॉरी. K Q1 Q2 अपन R12, K Q1 Q3 अपन R13, K Q1 Q4 अपन R14, फिर 2 3 एंड 2 4, एंड देन कितनी पेयर्स आएगी? आया समझ में? इसे पढ़ने में ठीक है, बाकी आगे न्यूमेरिकल्स में तो अलग तरीके से थिंक करना है. कभी कभी 12 पेयर आएगी बट एक जैसी होगी तो हम 12 इंटू K Q1 Q2 अपन R12, बात खत्म. क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल आएगा. सपोज यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज. ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? तो कितनी पेयर मिलेगी आपको? ओके, मैं एक करवाता हूं. 1 2 3 और 4, तो 4 K Q Q. मानो कि साइड ऑफ दिस वन इज A, तो A. क्लियर? क्या इसके अलावा कुछ है ना? डायगोनल वाली कितनी पेयर मिलेगी? 2. बस यही थिंक करना है. वापस 2
इसमें भी के क्यू क्यू, पेयर में तो यहाँ पे क्यू क्यू ही है ना, बट डायगोनल का डिस्टेंस जो √2a होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो पाइथागोरस लगा के। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल हमें करने हैं, आगे जब करेंगे तब की बात तब। टॉपिक पे आके खत्म करता हूँ। Q1 Q2 Q3 आर द ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P1 P2 P3, डिस्टेंस R1 R2 R3, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर एज शोन इन द फिगर। फिगर में बता दिया है R1 R2 एंड R3, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 R2 3, डिस्टेंस बिटवीन 2 and 1 R1 2, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 R1 3। R1 3 मतलब 1 से 3 बता रहा है, R1 2 मतलब 1 से 2 बता रहा है, R2 3 मतलब 2 से 3, एरो नहीं ड्रॉ किया है, वी कैन ड्रॉ इट। Okay, to bring the charge Q1 from the point infinity to point P1, W1 is because no external force is required to bring Q1 at point P1. Electric potential out at P2 point due to the weak charge, so that is 1 की वजह से जनरेट हो रहा है ना, that's why V1 KQ1 upon R12. तो net work done in the bringing the charge Q2 at point P2, तो पोटेंशियल जो 1 की वजह से जनरेट हुआ था उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q2, तो यू विल गेट द सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस थ्योरी में लिया था। वहां तक तो जाना है, अब स्टेप ऐड करने हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2, मैंने बोला था ना दोनों का पोटेंशियल आएगा, 1 की वजह से R13, 2 की वजह से R23। अब देखो पहले पोटेंशियल को V1 बोला था, तो इस पोटेंशियल में दोनों की वजह से जनरेट हो रहा है, तो हम नया सिंबल दे देते हैं V2, बराबर ना। बाकी आप 1 + V2 ऐसा बोलने जाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो ये नया ही सिंबल दे दिया V2। दिस इज द टोटल पोटेंशियल, आया समझ में। ना वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द चार्ज Q3, यानी पोटेंशियल ड्यू टू बोथ दी चार्ज प्लस Q3 चार्ज, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के कॉमन निकाल के और Q3 से मल्टीप्लाई किया, Q3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तीनों वर्क डन मिल गए। अब तीनों का क्या करने वाले हो, ओके, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 + Q2 + Q3 इज वर्क W1 + W + W2 + W3। कैसे वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव, W1 क्या था 0, W2 Q1 Q2 अपन W3 Q1 Q3 एंड Q2 Q3। क्लियर हो गया, फाइनली एक आ गया, बराबर। दिस इक्वेशन, इसको 3 नंबर देना है, एनी साइन ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, आया समझ में। यहाँ पे एक वर्ड ऐड, ओके, यहाँ पे ये चीज की जरूरत नहीं है, वो ए लाइन उसी में Q1 Q2 वाला उसी में आ जाता। बोलो कोई डाउट, कंफर्म, ओके, तो यहां तक रखते हैं। अब हमें देखो, ऑब्टेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज का वो तो ठीक है, ए बी अलग है, ए बी उसी पे क्वेश्चन है, नया टॉपिक तो यहाँ पे आएगा जब हम एक्सटर्नल, तो ये जो 2 थ्योरी मैंने पढ़ाई ना, उसमें से एक थ्योरी को हम एक्सटर्नल फील्ड हो तब अप्लाई करने वाले, मतलब कि अभी जब हमने दोनों चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा था तब माना था रूम में कुछ नहीं है, तो इनिशियल वर्क डन इज 0, बट जब एक्सटर्नल फील्ड हो तो इनिशियल वर्क डन 0 नहीं होगा, तो वो लेटर ऑन कल के लेक्चर में हम देखेंगे, आया समझ में। तो कल का लेक्चर का टाइमिंग है इवनिंग में 5 o'clock।